डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज मैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 10 डिस्कस करूँगा। जिसमें तो आज हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। नो लोड ट्रांसफार्मर, नो लोड पे ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ऑन लोड पे ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन और सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ट्रांसफार्मर की। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 10। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, है ना। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसफार्मर दो तरीके के लॉसेस होते हैं। एक कॉपर लॉसेस होता है, एक आयरन लॉसेस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यार जब हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ट्रांसफार्मर की मेन टैंक के अंदर हम बाइंडिंग को रखते हैं और कोर को रखते हैं ना। तो उसमें जब हम सप्लाई देंगे, प्राइमरी बाइंडिंग को सप्लाई देंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक हीट डेवलप होगी। तो जिससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग बहुत अधिक गर्म हो जाती है। उसको ठंडा करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हमने 4 टाइप यूज किए। ठीक है, 4 टाइप यूज करते हैं। वो कौन कौन से टाइप यूज करते हैं उनको हम डिटेल में अभी डिस्कस कर लेंगे, किन किन को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उनको हम अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, टाइप्स ऑफ कूलिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं प्राकृतिक वायु द्वारा। तो सबसे पहले प्राकृतिक वायु की हम बात कर लेते हैं। प्राकृतिक वायु द्वारा क्या होता है, 25 kV क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को वायु द्वारा ठंडा किया जाता है। जैसे कि जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, उनको 25 kV तक के जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो प्राकृतिक वायु द्वारा ही ठंडे हो जाते हैं। हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। मतलब वो जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है वो उससे ही ठंडे हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ठंडे हो जाते हैं। हमें अलग से कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और हम प्राकृतिक वायु कहाँ तक यूज कर सकते हैं, तो 25 kV तक के ट्रांसफार्मर में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वायु द्वारा। सेकंड है हमारा तेल में डुबाकर। ठीक है, दूसरा क्या है, तेल में डुबाकर। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, 25 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर टैंक में, ठीक है, खनिज तेल भरा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की जो टैंक होती है उसमें हम खनिज हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल भर देते हैं, मतलब खनिज तेल भर देते हैं। ठीक है, टैंक के अंदर कूलिंग ट्यूब्स के द्वारा गर्म तेल ऊपर से नीचे की ओर ट्यूब्स के द्वारा गर्म तेल नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। आप शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि भाई एक हमारा मेन टैंक है। ठीक है, मेन टैंक के अंदर कोर और वाइंडिंग 2 चीज़ें रखी जाती हैं। हम जब उसको सप्लाई देंगे तो वो हीट डेवलप करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अपना ट्रांसफार्मर ऑयल है वो भी क्या करेगा, बॉयल करेगा। जब वो बॉयल करेगा तो उसमें 2 पाइप्स लगे रहते हैं। ठीक है, 2 पाइप लगे रहते हैं, किसमें, रेडिएटर के द्वारा, है ना। जब वो बॉयल करेगा तो क्या करेगा कि वही वाला ऑयल ऊपर से बॉयल करेगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, तो ऊपर वाले पाइप से वो नीचे की तरफ आएगा रेडिएटर में। ठीक है, सपोज दैट हम मान सकते हैं कि एक छोटा सा बर्तन है, उसमें हमने गरम तेल भर दिया। ठीक है, गरम तेल भर दिया और अगर हम उसको फैला दें तो वो ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार जो मेन टैंक में ऑयल भरा रहता है उसको हम क्या करते हैं, रेडिएटर में चारों तरफ फैला देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो वो कूल हो जाता है। वो ऑयल क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और वो ऑयल कूल हो जाता है तो वो ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में नीचे वाले पाइप से चला जाता है और ऊपर वाले पाइप से फिर से गर्म तेल नीचे आता है और नीचे वाले पाइप से ट्रांसफार्मर मेन टैंक में चला जाता है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तो हम तेल में डुबाकर इसका यूज कर लेते हैं। और तीसरा अपना क्या, वायु झोंका द्वारा। तो एक एयर ब्लास्ट कूलिंग भी होती है। उसको हम क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट कूलिंग में 2 मेगा वोल्ट एम्पियर से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 2 मेगा वोल्ट एम्पियर से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है एयर ब्लास्ट कूलिंग का। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक पतली सी चादर लगी रहती है ट्रांसफार्मर के दोनों साइड। ठीक है,
ट्रांसफार्मर के दोनों साइड एक पतली सी चादर लगी रहती है, एक पतली सी चादर लगी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक ब्लोअर कनेक्ट करते हैं, ब्लोअर मतलब एक पंखा लगा देते हैं हम उसमें, पंखा लगाते हैं तो और उसको पंप द्वारा बहुत तेज़ी से हवा देते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, कूलिंग प्रोवाइड हो जाती है उसको, ठीक है, एयर ब्लास्ट कूलिंग। इसी द्वारा एयर ब्लास्ट कूलिंग हम पंप द्वारा उस फ़ैन को चलाएंगे, जिससे कि हमारा एयर ब्लास्ट कूलिंग बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो हम दोनों साइड पतली पतली चादर लगाते हैं। एक सोचने वाली बात है, पतली पतली चादर लगाएंगे और हम फ़ैन लगा दें, ठीक है। मान लिया पतली पतली हमने चादर लगाई, पतली पतली चादर लगाई और उसी में हमने फ़ैन कनेक्ट कर दिया, फ़ैन कनेक्ट कर दिया और फिर क्या है, हमने पंप के द्वारा उसको तेज़ी से हवा दी, तेज़ी से हवा दी तो उस जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, कूल करने लगेगा। भाई तेज़ी से हवा दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप एयर दे रहे हो बहुत तेज़ी से, वो क्या करेगा, कूल ही तो करेगा। तो ठीक है, ब्लोअर का मतलब पंखा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर को क्या करता है, ठंडा करने लगता है, ठीक है। और इसका यूज हम 2 मेगावोल्ट एम्पियर वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट है अपना, तेल निमज्जित पानी द्वारा, मतलब ऑयल इमर्ज्ड एंड वाटर कूलिंग, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, उनमें हम इनका यूज करेंगे 10 मेगावोल्ट एम्पियर, 10 मेगावोल्ट एम्पियर मतलब बहुत अधिक क्षमता होती है इनकी, है ना। उन ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर तथा बाइंडिंग तेल में डूबे रहते हैं, ठीक है, तेल में डूबे रहते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है कि कॉपर की ट्यूब्स इसके अंदर हम लगा देते हैं, पाइप, मतलब क्या रहता है कि जो ट्रांसफार्मर की मेन टैंक होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में पानी क्या रहता है, कोर रहती है और उसके ऊपर बाइंडिंग रहती है, उसमें हम ऑयल को भर देते हैं, ठीक है। तो ऑयल को भर देते हैं, ऑयल को भरने के बाद क्या होता है, जो पानी होता है उसमें पानी को हम बहुत तेज़ी से इसके ऊपर मतलब प्रोवाइड कराते हैं, पानी को हम बहुत तेज़ी से इसके ऊपर देते हैं। जब पानी को तेज़ी से देते हैं तो ये कूल करने लगता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि इसका ऑयल कूल करने लगता है, इसका ऑयल क्या करने लगता है, कूल करने लगता है। तो इसकी ऊष्मा का शोषण किसके द्वारा करते हैं हम, पानी के द्वारा इसकी ऊष्मा का शोषण करते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं हम, 10 मेगावोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर में हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम एक बार और इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर को कूल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कोर और बाइंडिंग जो होती है उनको ठंडा करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर को कूल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे कि ट्रांसफार्मर जले ना, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने देखी प्राकृतिक वायु द्वारा, जिसको हम 25 kV, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 25 kV तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कोई पूछेगा नेचुरल कूलिंग हम कितने kV तक के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो 25 kV तक के ट्रांसफार्मर हम नेचुरल कूलिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब तेल में डूबे हुए तेल में कोर और बाइंडिंग डूबे हुए होते हैं उनका हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, तो 25 kVA से लेके 1 मेगावोल्ट एम्पियर तक उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वायु झोंका द्वारा इसको हम 2 मेगावोल्ट एम्पियर वाले ट्रांसफार्मर में इसका यूज करेंगे, एयर ब्लास्ट कूलिंग, मतलब पंखे के द्वारा हम ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं, ठीक है, ब्लोअर के द्वारा। अब तेल निमज्जित, इसमें क्या रहता है, 10 मेगावोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर कोर और बाइंडिंग तेल में डूबी रहती हैं। फिर क्या होता है कि इसके अंदर पंप के द्वारा हम जो वाटर होता है वो बहुत प्रेशर से इसके ऊपर पड़ता है, इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है जिससे कि ये ट्रांसफार्मर आराम से कूल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में डीसी जनरेटर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है। अगर उसमें वीडियो में कुछ कमी लगती है तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर आपको कोई भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच।